है और इसमें करंट अफेयर्स को अपडेट करना पड़ेगा। तो आपके सामने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पॉलिटी मैं पढ़ा रहा हूं, सुबह करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, तो आपको बिल्कुल लेटेस्ट बात जो है लिखाने वाला हूं। ये आपका अपडेट नोट्स बनने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लगाइए हेडिंग आयोग कमीशन। देखिए दो तरह के दोस्तों आयोग हैं, एक तो संविधान के अंदर है और संविधान के अंदर नहीं है। एक तो संवैधानिक आयोग पे और एक वैधानिक आयोग है। दोनों टाइप के आयोग हम पढ़ने वाले। ठीक है, देखिए एक तो है, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, संवैधानिक आयोग, एक तो होते हैं संवैधानिक आयोग, तो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन होते हैं संवैधानिक आयोग, और सो एक होते हैं आपके वैधानिक आयोग, लीगल आपका ना, एक होते हैं आपके वैधानिक आयोग या फिर दोस्तों आपके वैधानिक आयोग बोलते हैं इनको, मतलब दोस्तों लीगल कमीशन बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि संवैधानिक दोस्तों पूछूं आपसे आयोग छापना, तो जो कि दोस्तों आपके जो कोई ना कोई अनुच्छेद के अंदर है, आप तो ऐसा समझे दोस्तों जिसका उल्लेख संविधान के किसी ना किसी अनुच्छेद के अंदर है, उसे बोलते हैं कौन सा आयोग, संवैधानिक आयोग बोलते हैं। जिसका उल्लेख संविधान के अंदर है उसे बोलेंगे हम संवैधानिक आयोग, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन। ठीक है, और दोस्तों जिसका दोस्तों उल्लेख संविधान में, तो जिसका उल्लेख संविधान के किसी दोस्तों अनुच्छेद में तो नहीं है, लेकिन दोस्तों आपके अनुच्छेद में, लेकिन दोस्तों संसद ने अधिनियम बनाकर जो है उस आयोग को पास कर, संसद ने अधिनियम बनाकर जो है उस आयोग का गठन किया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। जिसका उल्लेख संविधान के अंदर आपके, उसे संवैधानिक परीक्षा वाला कभी कभी केवल यही पूछता है निम्न में से कौन संवैधानिक है, यही पूछ लेता है वो आपसे। संवैधानिक का मतलब जिसका उल्लेख दोस्तों आर्टिकल के अंदर है वो संवैधानिक होने वाला है, ये आपको छापना है। आर्टिकल अनुच्छेद के अंदर है तो संविधान के अंदर लिखा हुआ है वो संवैधानिक होगा। ठीक है, और दोस्तों जिसका उल्लेख आर्टिकल अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन दोस्तों जो हमारी पार्लियामेंट है उसने दोस्तों कानून बनाया, आपके एक्ट बनाया, उससे उसकी स्थापना हुई है, उसे बोलते कौन सा है, उसे बोलते हैं आपके वैधानिक आयोग। ठीक है, अब देखिए, अब आप पूछोगे सर ठीक बात है, एग्जाम्पल, आप पूछोगे सर इसका जो उदाहरण है वो दोस्तों कौन सा है। उदाहरण पूछे आपसे वित्त आयोग, लिखिएगा वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग पूछूं आपसे संविधान का कौन सा अनुच्छेद लिख लीजिए, अनुच्छेद नंबर 280। वित्त आयोग कौन सा आपके, फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल नंबर 280। तो जो यहां पर मैं लिखूंगा ना वो सारे के सारे संविधान के अंदर है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ नाम आप लिख लीजिए। ठीक है, वित्त आयोग लिखिए, निर्वाचन आयोग लिखना, आपके निर्वाचन आयोग पूछूं आपसे संविधान के कौन से आपके अनुच्छेद लेना, आपके आर्टिकल नंबर 324, कौन सा आपके निर्वाचन आयोग आर्टिकल नंबर 324 हो गया। ठीक है, लिखिए दोस्तों, आपसे पूछे, आपसे लिखना राष्ट्रीय अनुसूचित, लिखना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। दोस्तों लिखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर, इसे बोलते हैं कौन सा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। और आर्टिकल लिखिए आर्टिकल नंबर 338 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अरे एग्जाम में कभी कभी दोस्तों यही पूछ लेता है आपसे कौन संवैधानिक है, कौन वैधानिक है, छापना। सो कौन लीगल है पूछे आपसे, सो कौन लीगल है, कौन वैधानिक है, छापना। सो इसको सांविधिक भी कहते हैं, अरे दो शब्दों को ना, सो इसे सांविधिक भी कहते हैं। ठीक है, इसी को सांविधिक भी कहते हैं। तो वैधानिक बोल दूं, वैधानिक बोल दूं, सांविधिक बोल दूं, लीगल बोल दूं, एक ही बात है। वैधानिक बोल दूं, सांविधिक बोल दूं, लीगल बोल दूं, एक सब के। पूछे आपसे संवैधानिक कौन सा है, सो इसके लिए एक ही वर्ड है संवैधानिक, या तो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन, सो इसके साथ आपके कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर दोस्तों आपके कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर संवैधानिक, इसके लिए एक ही वर्ड है। इसके लिए वैधानिक और सांविधिक दोनों वर्ड हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जांपल देखिए, वित्त आयोग 280, आपके इलेक्शन कमीशन 324, आपके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338, आपके राष्ट्रीय अनुसूचित लिखना, आपके राष्ट्रीय अनुसूचित
अनुसूचित जनजाति आयोग छापना। जनजाति आयोग से पूछूं आपसे, लिखिए आर्टिकल नंबर 338 बी लिखना आपके, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल टाइप, आर्टिकल नंबर 338 बी जो है आप आर्टिकल नंबर 338 जो ए वो हो गया आपके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल टाइप। तो एनसीएससी, सो एनसीएसटी, सो लिखिए सो आपके वित्त आयोग, सो निर्वाचन आयोग लिखना आपके यूपीएससी ना, यूपीएससी पूछूं आपसे, अरे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पूछूं आपसे ना, लिखिए आपके संघ लोक सेवा आयोग, लिखिए संघ लोक सेवा जो आयोग है पूछूं आपसे कहां उल्लेख, संघ लोक सेवा आयोग छापना। सो इसका तो उल्लेख छापिए आपके आर्टिकल नंबर 315 में संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख, ठीक है। तो पहला एग्जांपल वित्त आयोग, सेकंड एग्जांपल इलेक्शन कमीशन, थर्ड है एनसीएससी, फोर्थ है आपके एनसीएसटी, तो फिफ्थ है आपके यूपीएससी। 5 हो गए आपके सामने, और लिखिए सारे लिख लेते हैं ना, जो भी है ना वो सारे आपको लिखा देता हूं, जिससे परीक्षा में पूछे आपसे कौन संवैधानिक है या नहीं है, जिससे आप कर पाओगे सवाल को, इसके लिए आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है। 5 हो गया यूपीएससी। आगे लिखिए आपके छठा पूछे आपसे सीएजी, पूछे आपसे सीएजी मतलब सर, सीएजी मतलब आपके अरे महालेखा नियंत्रक परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में, आर्टिकल नंबर 148। सो आगे लिखिए आपके, सो आगे लिखिए सीएजी, सो आगे लिखिए जीएसटी काउंसिल, लिखना पूछूं आपसे जीएसटी परिषद, पूछे आपसे जीएसटी परिषद पूछूं आपसे, सो जीएसटी काउंसिल जो है महत्वपूर्ण सवाल है। सो जीएसटी काउंसिल छाप दो, जीएसटी काउंसिल पूछूं आपसे, लिखिए तो जीएसटी काउंसिल, ये आर्टिकल नंबर आपका सो हो गया आपके 279 ए छापना, आर्टिकल नंबर 279 ए जीएसटी काउंसिल हो गया, लिखिए तो। नेक्स्ट लिखना अंतरराज्य परिषद, पूछूं आपसे इंटर स्टेट, अंतरराज्य, सो अंतरराज्य पूछूं आपसे अंतरराज्य परिषद, सो इंग्लिश में लिखिए इंटर स्टेट, कौन सा है इंटर स्टेट काउंसिल छापना, इंटर स्टेट काउंसिल अंतरराज्य परिषद छापना। सो आर्टिकल नंबर कौन सा है, आर्टिकल नंबर 262 छापना, इंटर स्टेट काउंसिल हो गया है। ये सारे आपको ध्यान रखने से, सारे आपके लिए महत्वपूर्ण, आपके ये सारे संवैधानिक आयोग है। फिर देख लीजिए एक बार, सो फिर देख लीजिए ये सारे नाम देख लीजिए, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, आपके एससी कमीशन, एसटी कमीशन, यूपीएससी, आपके सो यूपीएससी हो गया तो स्टेट पीसीएस भी हो गया ना, यूपीएससी है तो स्टेट पीसीएस भी हो गया, ठीक है। सीएजी हो गया है, जीएसटी काउंसिल हो गया है, सो इंटर स्टेट काउंसिल हो गया है। सारे सवाल आपके सामने, आर्टिकल भी मैंने आपको लिख दिए जिससे आपको ध्यान देगा कि कौन से आर्टिकल में किसका जिक्र किया गया है, ये सारी बातें आपके सामने देख लीजिए ना। लिखिए फटाक से एक बार, ये सारे कैसे आयोग हैं, ये सारे जो है संवैधानिक आयोग हैं। जिसको मैच देखना है वो मैच देख ले, जिसको क्लास देखनी है क्लास देख ले, परीक्षा में निश्चित सवाल यहीं से पूछेगा, ये भी आपसे गारंटी मिल रही है ना। देखिए फटाक से, सीएजी आर्टिकल नंबर 148, जीएसटी काउंसिल 279 ए, इंटर स्टेट काउंसिल 263 लिखना, आपके 263 लिखा चुका हूं मैं आपको, पता नहीं कैसे लिख दिया मैंने, इंटर स्टेट काउंसिल 263 के अंदर है ना, सही कर लेना, इंटर स्टेट काउंसिल 263 के अंदर, ठीक है। अब लिखिए दोस्तों, आपके पूछूं आपसे, लिखिए कौन कौन से आपके इसमें शामिल नहीं है, लिखिए आपके लिखना एनएचआरसी, लिखिए नेशनल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। परीक्षा में केवल यही आपको कंफ्यूज करेगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन छापना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उसको आपके संवैधानिक आयोग है, लीगल बॉडी है, क्योंकि दोस्तों इसकी तो स्थापना जो है आपके पार्लियामेंट के एक्ट से हुई है। आपके आगे लिखाऊंगा कौन सा एक्ट होगा, पर आप एक बार लिख लीजिए एनएचआरसी इसका एग्जाम्पल हो गया है, और एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। सेकंड लिखिए राष्ट्रीय महिला आयोग, लिखना आपके राष्ट्रीय जो महिला आयोग आपके नेशनल वुमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला जो आयोग छापना, नेशनल वुमेन कमीशन पूछूं आपसे, राष्ट्रीय महिला आयोग आपके सेकंड एग्जांपल। थर्ड लिखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, नेशनल माइनॉरिटी
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दोस्तों आयोग पूछूं आपसे, वो भी दोस्तों इसी में आता है आपके नेशनल माइनॉरिटी कमीशन लिखना, आपके नेशनल माइनॉरिटी कमीशन पूछूं आपसे, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, ये भी दोस्तों इसी के अंदर आता है। नीति आयोग, रुक जाओ नीति आयोग वालों, बताऊंगा कहां पर आता है वो, एक बार आप जो बता रहा हूं वो लिख लीजिए। जिसका उल्लेख अनुच्छेद के अंदर है वो सारे इधर की ओर आएंगे, ठीक है। तो जिसका उल्लेख तो आर्टिकल में नहीं है, सो अधिनियम के अंदर, आपके एक्ट के अंदर है, वो सारे इधर की ओर आने वाले। इसमें 3 एग्जाम्पल लिखा है मैंने आपको, NHRC लिखा दिया, राष्ट्रीय महिला आयोग लिखा दिया आपके, राष्ट्रीय जो आपके माइनॉरिटी कमीशन है वो लिखा दिया। ये 3 आपको यहां पर दिखाई दे रहे, ठीक है। अब आप पूछोगे सर ठीक बात है, आप पूछोगे सर जो नीति जो आयोग है वो किस में आएगा, लिखिए सो। आप पूछोगे सर जो नीति है जो आयोग आपके, आप पूछोगे सर जो नीति आयोग है वो किस में आएगा, सो लिखिए नीति आयोग, लिखिए नीति आयोग न तो संवैधानिक आयोग है, नीति आयोग न तो संवैधानिक आयोग है और न ही, लिखना, आयोग है और न ही वैधानिक आयोग है, और न ही वैधानिक आयोग है। मतलब दोस्तों इसकी स्थापना तो ना तो इसका उल्लेख किसी अनुच्छेद के अंदर है और ना ही दोस्तों इसके बारे में कोई अधिनियम है, ना तो अधिनियम है इसके बारे में, ना ही दोस्तों इसका उल्लेख किसी आर्टिकल के अंदर है, ना तो ये सब। कभी से सवाल पूछ ले नीति आयोग कैसा आयोग है, संवैधानिक आयोग है, वैधानिक आयोग है आपके, ना संवैधानिक ना वैधानिक, ना तो संवैधानिक आयोग है ना संवैधानिक आयोग है, केवल दोस्तों आपके इसकी स्थापना आपके आदेश से हुई है, ठीक है। इसकी जो स्थापना है सो वो ऑर्डर से हुई है, आदेश से इसकी स्थापना हुई है, ऑर्डर आदेश से स्थापना हुई थी इसकी, ये भी आपको छापना है। तो ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नीति आयोग, और ना आपके वैधानिक आयोग है, ना तो दोस्तों इसका उल्लेख आर्टिकल के अंदर आपके, ना तो अधिनियम के अंदर आपके, कहीं नहीं है इसका उल्लेख जो है छापना। तो इसका जो आपके आदेश से इसकी स्थापना हुई है, ऑर्डर से इसकी स्थापना हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए यही तो बात है बेटा, सवाल पूछेगा आपसे कैसा आयोग है तो ध्यान रखना, ना तो संवैधानिक आयोग है और ना ही वैधानिक आयोग है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ देखो एक बच्चा पूछ रहा है सर याद कौन से कर रहे हैं, जब आप सब कुछ पढ़ लोगे तो अपने आप आपको याद हो ही जाएंगे, सब कुछ पढ़ लोगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एक बच्चा पूछ रहा है सर नेशनल लिखना, आपके यहां लिखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्योंकि दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो एक्ट से हुई है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल छापना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको यहां लिखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्योंकि दोस्तों इसकी स्थापना अधिनियम से हुई है। आगे बताऊंगा कौन सा अधिनियम आपके, एक बार आप सारे लिख लीजिए ना। और फिर दोस्तों हेडिंग लगाइए आप, फर्स्ट नंबर लगाइएगा वित्त आयोग, लिखिए फर्स्ट नंबर है, हम पढ़ रहे हैं संवैधानिक आयोग, लिखिए हम पढ़ रहे हैं संवैधानिक आयोग, यही आपकी परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, लगाइए संवैधानिक आयोग सो, और फर्स्ट लिखिएगा वित्त आयोग, लिखिए फर्स्ट लिखिए वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन, कौन सा आयोग सो, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन जो है वो आपके सामने लिख दिया मैंने, वित्त आयोग आपके सामने। अब आपको ध्यान से वित्त आयोग और दोस्तों आपके नेशनल हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, इसमें दोस्तों इस बार बहुत सारा कंटेंट आपके सामने आने वाला है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल होगा कमीशन वाला, क्योंकि दोस्तों इस बार हमारे यहाँ पर जो नेशनल पार्टी है वो घट करके 6 हो चुकी है, एक नई पार्टी बनी है, 300 पार्टी हटी है, 24 का दोस्तों इलेक्शन आने वाला है। तो इलेक्शन कमीशन एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, हम उसको पूरी शिद्दत से ईवीएम क्या है, वीवीपैट क्या है, नेशनल पार्टी कौन कौन सी है, कब उनकी स्थापना होती है, कब चुनाव चिन्ह मिला, आपके इलेक्शन कमीशन क्या है, क्या काम करता है, सारी बातें आपको लिखाऊंगा उसके अंदर। मतलब उसके बाहर आपको कुछ पढ़ना नहीं है आयोग के अंदर, जो मैं लिखा रहा हूं ये मोर देन सफिशिएंट आपके लिए होने वाला है, ठीक है। चलिए हेडिंग लगाइएगा वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन जो है आपको हेडिंग लगानी है, ठीक है। इसके दोस्तों 3 आपके अनुच्छेद है, पहले आप अनुच्छेद लिख लीजिए, इसके 3 आर्टिकल हैं, लिखिए आपके
केंद्रीय वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग। एक दोस्तों कौन सा है, राज्य वित्त आयोग। ये मैं लिखा चुका हूं, आपको याद होगा आपके। ये है किसके लिए, पंचायती राज के लिए। और दोस्तों ये है आपके कौन सा, नगर पालिका के लिए, है ना, राज्य वित्त आयोग। ये हो गए आपके जो नगरीय निकाय हैं उनके लिए, नगरीय जो निकाय हैं उनके लिए। तो वित्त आयोग के 3 आर्टिकल हो गए। एक तो सेंटर वाला वित्त आयोग सा, एक आपके पंचायती राज के लिए वित्त आयोग है, और सो एक आपके जो हमारी अर्बन बॉडीज है, नगर पालिका, नगर निगम, उनके लिए। ठीक है, लिखिए, पूछूं आपसे इसका उल्लेख कहां सो, इसका उल्लेख है आर्टिकल नंबर 280 और आपको 281 दोनों लिखने हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 280 और लिख लीजिए आर्टिकल नंबर 281। हमारे लिए दोनों महत्वपूर्ण है। आप केवल ये याद करते हो, परीक्षा वाला आपसे ये भी पूछता, आपसे आर्टिकल नंबर 281 वो आपसे पूछ सकता है। दोनों आर्टिकल आपको ध्यान रखने, 280 281 आप नोट कीजिए। ठीक है, पूछो आपसे राज्य से, पूछो आपसे स्टेट फाइनेंस कमीशन आपके, अरे आर्टिकल नंबर 243 आई फॉर इनकम है और 243 सो वाई फॉर यील्ड। याद करो, दोनों लिखाए थे मैंने आपको, आर्टिकल नंबर 243 आई, आर्टिकल नंबर 243 वाई, दोनों छाप लीजिए। यहां दोस्तों आर्टिकल नंबर 280 281 हो गया है, यहां 243 आई, यहां 243 वाई, ये तीनों आपको छापने हैं। तो पूछो आपसे कि फाइनेंस कमीशन का उल्लेख संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद में है, तो ये 3 अनुच्छेद जो है आपको छापना है, 280, 243 आई, 243 बाई, ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले किसके बारे में, हम जो है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। ठीक है, अब दोस्तों आप हेडिंग लगाइए आपके, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो है इसके बारे में जो है हम लिखने वाले हैं। लिखिए, केंद्रीय वित्त आयोग लिखना, केंद्रीय वित्त आयोग, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो है। सो पहला पॉइंट सो आपके सामने, पहला पॉइंट आर्टिकल पूछूं आपसे, आर्टिकल नंबर 280, आर्टिकल नंबर 280 हो गया है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। आप पूछोगे सर इसका फॉर्मेशन जो है कौन करता था, पूछे आपसे इसका फॉर्मेशन, पूछो आपसे इसकी स्थापना राष्ट्रपति करेगा। लिखिए, राष्ट्रपति जो है, सो याद करो प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट में मैंने आपको फाइनेंस कमीशन लिखवाया था वहां। सो पॉलिटी तो सब बार बार रिवाइज होती है, वहां मैंने लिखाया था आपको, वहां दोस्तों इसके नीचे इसको लिखवाया था, यहां दोस्तों इसके नीचे इसको लिखवा रहा हूं, वापस चीजें आ रही है। ठीक है, गठन पूछूं आपसे राष्ट्रपति, लिखिए तो कितने साल के लिए ना, लिखिए 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए जो है, 5 वर्ष के लिए जो है राष्ट्रपति जो है हमारे जो प्रेसिडेंट साहब सो वो हमारे सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो है उसकी स्थापना करते हैं। पहला पॉइंट तो ये होगा। ठीक है, आप पूछोगे सर इसमें जो है संरचना जो इसकी होती है वो कितनी होती है, 1+4 है ना, संरचना पूछूं आपसे 1+4 होती है। सो एक तो जो वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं, सो एक तो क्या होता है आपके, एक तो अध्यक्ष होते हैं और 4 इसमें क्या होते हैं, 4 इसमें मेंबर होते हैं। ये दोनों बातें छापनी। ठीक है, एक अध्यक्ष 4 मेंबर होंगे, इसमें 1+4 होगी। हर लाइन महत्वपूर्ण है, हर लाइन एग्जाम में सवाल आपको दिलाएगी। ठीक है, इसका अनुच्छेद कौन सा है, इसका फॉर्मेशन कौन करता है, कितने साल के लिए करता है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है आपके 1+4 है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, अब आप पूछोगे सर इसका कार्य क्या है, आप पूछोगे सर इसका कार्य कैसा है ना, लिखिए तो पूछो आपसे जो फाइनेंस कमीशन है इसका जो क्या कार्य है, लिखिए केंद्रीय कर में राज्यों का हिस्सा तय करना, सेंटर को जो टैक्स आता है उसमें आपके, उस टैक्स में जो आपके स्टेट हैं उनका क्या है हिस्सा होने वाला है। केंद्रीय कर में राज्यों का हिस्सा तय करना और राज्यों के मध्य बंटवारा करना, जीएसटी, इनकम टैक्स सेंटर के पास जा रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स सेंटर के पास जा रहा है। अब दोस्तों सेंटर आपके
सेंटर पैसा देगी किसको, स्टेट को देगी, किस हिसाब से पैसा देगी, किस स्टेट को कितना मिलने वाला है, वो तय करने का काम किसका होगा, फाइनेंस कमीशन का होने वाला है। आपके किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा सेंटर के टैक्स में, आपके कैसे बंटवारा उसका होगा, ये सारी चीजें जो है आपके केंद्र से राज्यों में कैसे होगा वो तय करेगा सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। सुनो, तो केंद्र से राज्यों में कैसे होगा वो तय करेगा आपके सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। दोस्तों पूछूं आपसे, देखो ये सेंटर हो गया है, ये तो स्टेट हो गया है, और सो ये हो गया आपके लोकल गवर्नेंस। कौन हो गया है, लोकल गवर्नेंस। ठीक है, मैंने कहा आपसे कि सेंटर से स्टेट के अंदर कितना पैसा जाने वाला है, ये तो आपके ये तय करेगा आपके कौन, आपके ये तय करेगा हमारा केंद्रीय वित्त आयोग। कौन, आपके केंद्रीय वित्त आयोग जो है तय करेगा आपके। और बाकी दोस्तों पूछूं आपसे, स्टेट से आपके जो आपके लोकल बॉडी जो आपके, वहां दोस्तों आपके तय करेगा 243I और 243 तय करेगा। और सो यहां दोस्तों आपके यहां तय करेगा छापना आर्टिकल नंबर 280। अब आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटर वाले का काम क्या होगा, स्टेट वाले का काम है। सेंटर से स्टेट में, सो मान लो सेंटर के पास में 100 रुपया आया, उसने 42 रुपया जो है वो सो स्टेट दिया आपके। अब दोस्तों स्टेट के पास में, उत्तर प्रदेश के पास में 42 रुपया आ गया है। अब दोस्तों उस रुपए का उत्तर प्रदेश जो है वो किस जिले को कितना रुपया देगा, आपके किस दोस्तों आपके जो पंचायत उसको कितना देगा, वो तय करने का काम जो है इनका होने वाला है। सो यहां तय करने का काम किसका होगा, आपके सेंटर वाले का होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिखिए, आपसे पूछे फॉर्मेशन कैसे होगा, पहला पॉइंट तो संरचना क्या होगी इसकी, कार्य क्या होगा इसका। लिखिए, ये अपनी जो रिपोर्ट है ये जो अपनी रिपोर्ट है वो देगा किसको, राष्ट्रपति को। लिखना, रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को। सो और दोस्तों जो प्रेसिडेंट है सो इस रिपोर्ट को छाना, सो इस रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करेगा। लिखना, संसद में पेश करेगा, ये भी आपको छापना है। केंद्रीय वित्त आयोग पूछे आपसे अपनी रिपोर्ट किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। सो और प्रेसिडेंट दोस्तों इस रिपोर्ट को आपको पार्लियामेंट में पेश करेगा। लिखिए, आर्टिकल नंबर 281 में ये लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ना कि आपको 2 आर्टिकल छापने। सो आर्टिकल नंबर 280 में लिखा हुआ है इसका फॉर्मेशन कौन करेगा, कितने साल के लिए करेगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, कौन इसमें शामिल होगा, कौन इसका अध्यक्ष बनेगा, ये सारी बातें आर्टिकल नंबर 280 लिखी है आपके। सो आपके रिपोर्ट जो आएगी इसकी, उस रिपोर्ट को ये प्रेसिडेंट को देगा। सो और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश करेगा, लोकसभा के पटल पर, राज्यसभा के पटल पर। आर्टिकल नंबर 281 में ये बात लिखी हुई है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, तो ये सारी बातें किसके बारे में, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के बारे में। ठीक है, आप पूछोगे सर जो पहला जो वित्त आयोग बना था, फर्स्ट वित्त आयोग जो बना है, उसके अध्यक्ष कौन है, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। पहला जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, इसका आंसर आप छोड़िए। लिखिए, अभी दोस्तों हाल ही में 15वां जो वित्त आयोग है, पूछूं आपसे 15वां जो वित्त आयोग है पूछे, इसके अध्यक्ष कौन, लिखना आपके 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष आपने सो यह है नंद किशोर सिंह। कौन है, नंद किशोर सिंह जो है वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके NK सिंह। लिखना, NK सिंह जो है सो ये 15वां जो हमारा नवीनतम जो फाइनेंस कमीशन है उसके अध्यक्ष हैं। अब दोस्तों एक बार क्या हुआ, एक बार सवाल पूछा कि निम्न में से कौन 15वां जो फाइनेंस कमीशन है उसके अध्यक्ष हैं। ऑप्शन देखना, ऑप्शन नंबर आपके ऑप्शन नंबर 1 नंद कुमार सिंह, नंद कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर 1 नंद कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर 2 नरेंद्र कुमार सिंह। कौन, नरेंद्र कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर 3 आपके सामने, ऑप्शन नंबर सी नंद किशोर सिंह। कौन, नंद किशोर सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपके, ऑप्शन नंबर डी आपके नंदू कुमार सिंह। कौन है, नंदू कुमार सिंह। अब दोस्तों हमारे रसगुल्ले ने हमारा रसगुल्ला याद करके गया, गुरुजी जो 15वां जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, NK सिंह है। कौन है, NK सिंह। अब भाई साहब उसने दोस्तों जैसे दोस्तों ऑप्शन देखा, भाई साहब उसकी हालत खराब हो गई। यार NK सिंह तो है, ये सारे ही NK सिंह हैं, तो सारे के सारे NK सिंह आपके नंद कुमार सिंह है। अब दोस्तों इस कंडीशन में उसका कंफ्यूजन होना तय था
और सो जहां दोस्तों कंफ्यूजन होगा वहां सवाल गलत होगा। इसलिए आप पूरा नाम लिख लीजिएगा, नंद किशोर सिंह। परीक्षा में आपको कंफ्यूज ना करे इसके लिए लिखवा रहा हूं, नंद किशोर सिंह ठीक आंसर है। 15वां वित्त आयोग पूछूं आपसे कौन इसके हेड है, आपके नंद किशोर सिंह हेड है। मैंने सवाल पूछा आपसे, पहला जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, आपके फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है, केसी नियोगी। लिखिए, लिखना केसी नियोगी जो है आपके, वो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। केवल आप नाम लिख लीजिए, जो फर्स्ट आपके फाइनेंस कमीशन है उसके अध्यक्ष कौन, आपके केसी नियोगी। ठीक है, लिखिए। तो लिखिए आपके 14वें, कभी कभी दोस्तों आपसे पूछ सकता है 14वां जो वित्त आयोग था, इससे पहले वाला जो है उसके अध्यक्ष कौन था, वाई वी रेड्डी छापना। वाई वी रेड्डी जो है वो इसके अध्यक्ष थे। केवल दोस्तों आपको अनुमान होगा तो काम चल जाएगा कि इससे पहले वाले के वाई वी रेड्डी थे, आपके फर्स्ट वाले के केसी नियोगी थे, वर्तमान के नंद किशोर सिंह है, 15वां वाले के, ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्तमान वाले कौन, आपके वर्तमान वाले के नंद किशोर सिंह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपसे पूछूं दोस्तों, आपसे पूछे कि 15वां वित्त आयोग नंद किशोर सिंह होंगे, एन के सिंह इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, मैंने आपसे कहा, मैंने कहा से कि सेंटर से स्टेट को कितना पैसा जाएगा यह तय करने का काम जो है उसको किसका होने वाला, आपके फाइनेंस कमीशन का होने वाला है। ठीक है, लिखिएगा, लिखिए, नोट लिखना, महत्वपूर्ण सवाल लिखा रहा हूं, नोट आपके लिखिए। वर्तमान में केंद्रीय करों में, वर्तमान में केंद्रीय करों में 42%, पूछूं आपसे, वर्तमान में केंद्रीय करों में 42% जो है, 42% राज्य का हिस्सा तय हुआ है, राज्य का हिस्सा तय हुआ है। मतलब दोस्तों अगर 100 रुपया सेंटर के पास में इनकम टैक्स से, कॉर्पोरेट टैक्स से, जीएसटी से दोस्तों आया है, तो उसका 142 रुपया जो है वो स्टेट में बांटेगा, ऐसा तय हुआ है। लेकिन दोस्तों इसमें कहा गया है कि 1% जो है, वर्तमान में केंद्रीय करों में 42% राज्य का हिस्सा तय हुआ है, जिसमें 1% नवीनतम, जिसमें 1% जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें 1% जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ब्रैकेट, आपके ब्रैकेट में जम्मू कश्मीर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए तय किया गया है। और दोस्तों ये सवाल आपसे यूपीपीसीएस में सवाल पूछा गया, आपसे कितना परसेंट हुआ है, 42% हुआ है। सेंटर से स्टेट में 42% हुआ है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड दोस्तों पूछूं आपसे, इसमें दोस्तों 1% सो अलग से किसके पास होगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है सो इनके पास में होने वाला 1% अलग से इनको दिया है। सो नए यूटी बने, सो विकास के लिए आपके अलग से 1% जो है केवल दोस्तों इनके लिए दिया है, जम्मू कश्मीर यूटी के लिए। तो ये भी छाप लेना, 42% होगा, 1% तो अलग से आपके किसके पास होने वाला है, इसमें जो 1% होगा उसको अलग से आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए होगा, ये भी आपको तय करना है। ठीक है, अब दोस्तों आपकी खोपड़ी में सवाल आएगा, सर किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा, ये किस फॉर्मूले से तय होने वाला है। लिखिए, अरे याद करना पड़ेगा भाई, अगर आप पीसीएस का एग्जाम देने वाले हो, सीजीएल का एग्जाम देने वाले हो, तो आपसे पूछ लेगा कि आपके जो बंटवारा, जो आपके जो पैसे का जो बंटवारा होने वाला है उसमें किसका कितना भारांश है, आपसे पूछ सकता है। लिखिएगा, आपके लिखिए, करों के बंटवारे में भारांश, लिखिएगा वेटेज, और लिखना 15वां वित्त आयोग, 15वां जो वित्त आयोग है उसकी रिपोर्ट के अनुसार पूछूं आपसे किसका दोस्तों कितना भारांश होगा। लिखिएगा, ठीक है, किसका कितना भारांश होने वाला है। लिखिए आपके, लिखिए फर्स्ट पॉइंट पूछूं आपसे, लिखना करों के बंटवारे में भारांश आपके किस राज्य को कितना टैक्स, किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा, वो दोस्तों तय जो है वो किससे होने वाला है, आपसे इससे होने वाला, जो मैं आपको बनाने वाला हूं। आप भी दोस्तों ऐसे बना लीजिए
जैसा उन्होंने बनाया था हम भी ऐसे ही बनाएंगे, हम थोड़ी कम है उनसे, है ना। जैसा दोस्तों उन्होंने बनाया था, 15वें वित्त आयोग ने इस प्रकार से डब्बा बनाया एक, इसमें इन्होंने भारांश तय किया है, ठीक है। आप भी कीजिए, एक डब्बा लिखिए जनसंख्या, आप ऊपर से बंद मत करना, पता नहीं कितने कॉलम आएंगे ना, आप ऊपर से बंद मत करना, एक बार खुला रखना, ठीक है, ऊपर से, है ना। लिखिए फर्स्ट पॉइंट है 15%, लिखिए 15% लिखना आपके जनसंख्या, जिसकी पॉपुलेशन जितनी अधिक होगी उसको उतना ही पैसा मिलने वाला है। तो 15% आपके 15% जो आपके हिस्सा है वो पॉपुलेशन का होने वाला है, ये आपको तय करना है, ठीक है। 15% पॉपुलेशन होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर लिखा गया है इस कमीशन के द्वारा कि 2011 की पॉपुलेशन लेनी होगी। महत्वपूर्ण सवाल लिखा रहा हूं, छोटी सी बात है पर लोग भूल जाते हैं इसकी। परीक्षा में पूछेगा कि 15वां जो फाइनेंस कमीशन हो उसके अनुसार जनसंख्या जो है वो कौन से वर्ष के आधार पर होगी। 1971 नहीं होगा, 2011 होगा। अभी इस बार ये चेंज कर दिया है, 15वें वित्त आयोग ने छाप लेना। 2011 की होगी पॉपुलेशन, 15% वेटेज इसका होने वाला है, ठीक है। लिखिए आगे क्षेत्रफल लिखना, लिखिए 15% क्षेत्रफल, जिसका एरिया जितना बड़ा होगा उसको उतना ही रुपया मिलने वाला है। 15% जो है क्षेत्रफल होने वाला है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। लिखिए दोस्तों थर्ड नंबर छापना, तो थर्ड नंबर आपके 10%, तो पूछे थर्ड नंबर लिखना आपके वन और पारिस्थितिकी, लिखना आपके वन और पारिस्थितिकी, जिसके पास जितना फॉरेस्ट होगा, आपके जिसके पास जितना फॉरेस्ट होगा उतना उसको पैसा मिलेगा। इसका योगदान जो है, कंट्रीब्यूशन जो है 10% है। लिखना फॉरेस्ट, लिखना फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर, जिसके पास जितना फॉरेस्ट होगा उसका 10% जो है पैसा यहां पर योगदान मिलने वाला है, ठीक है। 15% हिस्सा पॉपुलेशन का होने वाला है, 15% क्षेत्रफल का, 10% वन का, 30-40 हो गया। लिखिए आगे सो, लिखिए आय अंतर, लिखना आय अंतर 45%। कितना आपके आय अंतर, इनकम डिफरेंस, लिखना इनकम डिफरेंस जो है, इनकम डिफरेंस छापों तो जो है इनकम डिफरेंस छापेगा आपके, ये हो गया आपके 45%। कितना इनकम डिफरेंस 45%, ठीक है। आगे लिखिए कितना हो गया, 15-15 30 10 40 और 15 आपके 85 हो गया, ठीक है। लिखना आपके 12.5%, लिखिए 12.5% लिखना। डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक दोस्तों आपके चेंज, जनसांख्यिकी, जनसांख्यिकी प्रदर्शन, प्रदर्शन इसका हो गया 12.5%। मतलब दोस्तों किस देश, किस राज्य ने जन्म दर जो है वो कम की है, तो किस राज्य ने सो मृत्यु दर कम की है, कहां दोस्तों सुविधाएं अच्छी हुई है, ये होगा डेमोग्राफिकल चेंज। इसमें जन्म दर, जन्म दर, मृत्यु दर, ये सब इसमें काउंट होने वाली है। जहां दोस्तों जितना अच्छा होगा उसको पैसा उतना ही मिलने वाला है। मतलब दोस्तों सरकार ये चाह रही है कि आप क्या कीजिए, आप अपना फॉरेस्ट बढ़ाइए। अगर आपको पैसा चाहिए तो फॉरेस्ट बढ़ा लीजिए, पैसा मिलेगा, ठीक है। आप दोस्तों अपना जो है इनकम दोस्तों डिफरेंस जो है, अगर दोस्तों मान लेते हैं कि हमारे पास एक राज्य उसके पास में इनकम सोर्स है ही नहीं। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एक राज्य गोवा दोस्तों, एक राज्य राजस्थान, एक राज्य बिहार। मान लीजिए एक राज्य है गोवा, एक राज्य बिहार, ठीक है। मैंने आपसे कहा दोस्तों इसकी पॉपुलेशन अधिक है, इसकी पॉपुलेशन अधिक दोस्तों, इसका एरिया अधिक है, इसका एरिया, यहां अधिक जनसंख्या है, यहां दोस्तों अधिक एरिया है, तो इसको दोस्तों पैसा अधिक चाहिए ना चलाने के लिए। यहां दोस्तों पॉपुलेशन कम है, एरिया कम है, लेकिन दोस्तों यहां दोस्तों आपके इनकम के बहुत सारे सोर्स हैं। टूरिस्ट दोस्तों, टूरिस्ट सोर्स यहां पर आपके, यहां दोस्तों इतना सोर्स नहीं है इनकम का, तो ये आय डिफरेंस किसका अधिक हो गया, इसका आय डिफरेंस अधिक है। यहां दोस्तों इनकम के सोर्स नहीं है तो इसको पैसा अधिक मिलेगा। मतलब दोस्तों जो कमजोर है उसको पैसा कैसे अधिक मिलेगा, उसके लिए तय हुआ ये सारी चीजें आपके। लिखिए
और अंत में 2.5% अंत में आपके 2.5% आपके 2.5% रह गया ना, आपके 2.5% रह गया। 15 15 30 40 40 40 85 और आपके 15 हो गया 100 पूरा। ठीक है, लिखिए किस राज्य ने कर इकट्ठा करने के लिए कितना प्रयास किया ना। टैक्स, आपके टैक्स एफर्ट जो है किस राज्य ने कितना किया है। अगर आप यूपीएससी दोगे, स्टेट पीसीएस दोगे, इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। ये सारी चीजें आपके सामने 100% उसको हो गया होगा। देखिए आपके 15% पॉपुलेशन तय करेगा, 15% एरिया तय करेगा, आपके 10% फॉरेस्ट कवर, 45% इनकम डिफरेंस, 12.5% डेमोग्राफिकल चेंज और 2.5% आपके टैक्स एफर्ट। ये सब सारे आपके सामने इस करों के बंटवारे में किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा, ये सारे फैक्ट चेक करने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 206 फैक्टर होंगे आपके, 6 फैक्टर हैं। पूछूं आपसे अधिकतम रोल किसका होगा, आपके अधिकतम रोल जो है वो इसका होने वाला है 45% होने वाला है। ये सारे आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे। बताओ मजा आया नहीं आया आपको, बताओ ये सारी चीजें जानकर आपको अच्छा लगेगा। कई लोग जब पढ़ाएंगे ना इसको, आपको तो पढ़ा देंगे कि पहले का आयोग का अध्यक्ष ये है, पॉलिटी वाला पढ़ा देंगे, कई इकोनॉमिक्स वाला पढ़ाएंगे। हमने आपको पूरा पढ़ा दिया है वित्त आयोग के बारे में। ये सारे पॉइंट आपको याद करने हैं। आप दोस्तों एक बार इसको बना लीजिए फटाक से, जल्दी बनाओ इसको। हाँ, अगर पैसे चाहिए तो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाओ सही बात है, अगर पैसे चाहिए तो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लो, पैसा ही पैसा होगा भाई साहब। सोचो दोस्तों, पैसा भी मिल रहा है, आनंद भी मिल रहा है, पैसा लो पॉपुलेशन बढ़ाओ, पर बेटा ध्यान रखना उसको खिलाने के लिए पैसा भी चाहिएगा बेटा। हाँ, बढ़ा तो लोगे पर उसको खिलाने के लिए पैसा भी चाहिएगा, ये सारे काम भी करने पड़ेंगे। तो इसका इसलिए हमने 15%। अगर दोस्तों मान लो कि इसको हम बोलते कि भाई पॉपुलेशन जो है उसका रोल होगा 100%, मान लो बोल देते कि जो पॉपुलेशन है उसका रोल 100% होगा, भाई साहब उत्तर प्रदेश बिहार वाले भाई साहब गर्दा उड़ा देते भाई साहब। मतलब दोस्तों पैसा पाने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार वाले जो हैं भाई साहब, क्या बताऊं आपको, इतनी पॉपुलेशन होती है, पाकिस्तान वाले गिन नहीं पाते कितने लोग हैं यूपी के अंदर, है ना, ये हाल होता। ठीक है, इसलिए सब कुछ दिया है इसमें ना, कौन सी चीज किसके अंदर होगी सब कुछ यहां पर लिख के दिया है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बड़ा और मजा आएगा आपको। ये सारे फैक्टर होने वाले हैं। एक बात दोस्तों, जो रिपोर्ट आई है देखिए आपके रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला इन द 14th एंड 15 कमीशन है। सो ये 14 का है, ये 15 का है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछे कि 14 से 15 में आने में कौन सी नई चीज जुड़ी है, देखो सवाल 14 से 15 में आने में कौन सी नई चीज जुड़ी है। देखो फर्स्ट मैंने कहा पॉपुलेशन यहां पर भी है, सो पॉपुलेशन यहां पर भी आपके, और दोस्तों आपके यहां भी है, यहां भी है। ठीक है, एरिया यहां भी है, यहां भी है, फॉरेस्ट यहां भी है, यहां भी है, इनकम डिस्टेंस यहां पर भी, यहां पर भी है। ये दोस्तों दो चीजें आपके डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, आपके टैक्स एफर्ट, ये दो नए जुड़े हैं। तो इनको आप अलग से लिख लो, अलग से आप नोट करो, लिखिए अलग से नोट। कहां पूछेगा सवाल दोस्तों, हम हर सवाल को कवर करेंगे। लिखिए आपके 15वें वित्त आयोग में, 15वें वित्त आयोग के फॉर्मूले में, 15वें वित्त आयोग के फॉर्मूले में, के फॉर्मूला में लिखना, के फॉर्मूला में डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस और टैक्स एफर्ट को भी जोड़ा गया है, यहां देखिए, यहां दोस्तों आपके सामने इनकम डिस्टेंस, फॉरेस्ट, एरिया, पॉपुलेशन, चार चीजें। यहां दोस्तों पॉपुलेशन, एरिया, फॉरेस्ट, इनकम डिस्टेंस, दो चीजें आपके सामने, टैक्स एफर्ट, डेमोग्राफिकल परफॉर्मेंस, ये दो नई चीजें आई हैं। तो आपसे कभी पूछ ले तो देख लीजिए आपके सामने 15वें वित्त आयोग के फॉर्मूले में डेमोग्राफिकल परफॉर्मेंस एंड टैक्स एफर्ट को भी जोड़ा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलिएगा, आगे बढ़िए, लिख लिया आपने।
अब लिखना केंद्रीय निर्वाचन आयोग, लिखिए। सेकंड लिखिएगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग। आपकी परीक्षा में इस बार यहां से लिख लो, पहले लिखो केवल इलेक्शन कमीशन, लिखो इलेक्शन कमीशन लिखना, निर्वाचन आयोग। देखिए निर्वाचन आयोग परीक्षा में 100% लिखना, परीक्षा में 100% आपसे सवाल पूछने वाला है इसके बारे में, ठीक है। लगाइए हेडिंग निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। अब थोड़ा आप ध्यान से मुझे देख लो और इसके बाद मैं आपको छोड़ भी दूंगा ना, यही पढ़ाऊंगा उसके बाद छोड़ दूंगा, आपको पूरे ध्यान से देखना है मुझे इलेक्शन कमीशन के बारे में, ठीक है। पहला पॉइंट दोस्तों आपके, पहला पॉइंट मैंने कहा आपसे कि कौन कौन से हो सकते हैं आपके, एक तो केंद्रीय हो सकता है, केंद्रीय दोस्तों, एक राज्य का हो सकता है आपके, राज्य वाला जो कि पंचायती राज के लिए, और दोस्तों एक हो सकता है आपके सामने राज्य वाला जो कि किसके लिए है, जो कि नगरीय निकाय के लिए, ठीक है। तीन हो सकते हैं आपके, सेंटर वाला आर्टिकल नंबर कौन सा आपके 324 से 329, आर्टिकल नंबर 324 से 329 छापना। सो भाग 15 हो गया है, तो आर्टिकल और भाग आपके सामने। पूछो आपसे स्टेट वाला पंचायत छापना 243 के हो गया है, और नगर वाला छापना 243ZA, ठीक है। तीन आपके सामने, आर्टिकल नंबर 324 से 329 15वां भाग राज्य वाला 243 के पंचायत के अंदर, नगर वाला पूछा आपसे 243ZA, तो तीन आपके सामने इलेक्शन कमीशन हो गए। इनके काम क्या है वो मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूं दोस्तों, एक बात दोस्तों फिर लिख लीजिए आप जो है इनके काम क्या होंगे, लिखा पूछा आपसे। अब हेड लगाइए आप, लिखिए हेडिंग केंद्रीय, लिख लीजिए यहां पर ये किस किस का इलेक्शन करवाएंगे सर, ये राष्ट्रपति का करवाएगा, राष्ट्रपति का इलेक्शन करवाने वाला है, लिखा चुका हूं, सो याद करो। इस प्रकार बनाया था मैंने आपके सामने कि कौन सा काम कौन करवाएगा छात्रों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, एमपी के चुनाव, राज्यसभा जो एमपी है उसके चुनाव, राज्यसभा एमपी के चुनाव, सो राज्यों के जो आपके एमएलए के चुनाव जो होंगे, आपके एमएलए और जो एमएलसी के चुनाव होंगे, सारे चुनाव ये करवाने वाला है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा एमपी, राज्यसभा एमपी, एमएलए, एमएलसी, सारे चुनाव करवाएगा। आपके कौन, आपके सेंट्रल आपके इलेक्शन कमीशन कराएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो केंद्र वाला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, सारे चुनाव करवाने वाला है, ठीक है। पूछूं आपसे स्टेट वाला, पूछो आपसे स्टेट वाला छापना, स्टेट वाला पूछूं आपसे, लिखिए आपके स्टेट वाला आपके जो आपके पंचायत के, जो पंचायत के और जो नगर आपके जो नगरीय निकाय हैं, आपके जो नगरीय निकाय हैं इसके जो चुनाव होंगे, लिखना आपके इनके चुनाव होंगे आपके सरपंच के, सो सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, ये सारे चुनाव कौन, आपके महापौर, लिख लीजिए एग्जाम्पल, सरपंच, सरपंच प्रधान, सरपंच प्रधान, जिला प्रमुख, जिला प्रमुख, महापौर, महापौर चेयरमैन, महापौर चेयरमैन, ये सारे जो चुनाव होंगे वो कौन, आपके पंच, पार्षद, ये सारे जो चुनाव होंगे वो कौन करवाएगा, ये दोनों करवाने वाले, पंचायत के अंदर ये करवाएगा आपके, और जो नगर निकाय उसमें ये करवाने वाला है, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे पंच, पार्षद, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, महापौर, चेयरमैन, मेयर, जो भी सब चुनाव होंगे आपके कहां पर, लोकल बॉडीज के अंदर, वो करवाएगा कौन, ये करवाने वाले सो। और आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा एमपी, राज्यसभा एमपी, एमएलए, एमएलसी चुनाव जो है वो ये करवाने वाला है। ये आपको अंतर, बारीक अंतर है। परीक्षा वाला पूछेगा निम्न में से किसके चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं करवाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने लोकसभा एमपी, ऑप्शन नंबर 2 एमएलए, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी सरपंच। सरपंच वाले नहीं करवाएगा। इसका मतलब ये हो गया है, दोनों आपको ध्यान रखना है कौन सा कराने वाला है। ये लोकल बॉडी का कराएगा, बाकी सारे इलेक्शन ये करवाने वाला है। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अब लिखिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। आप पूछोगे सर ठीक बात है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग छाप दो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। लिखिए आर्टिकल कौन सा हो गया, आर्टिकल नंबर 324 से
3 to 9 हो गया सब। आर्टिकल नंबर 3 to 4 से 3 to 9 हो गया है, और भाग पूछो भाग 15 हो गया, ठीक है। भाग 15 आर्टिकल नंबर 3 to 4 से 3 to 9 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों पूछे आपसे कि इसकी स्थापना लिखना आपके, इसकी जो स्थापना होती है कब होती है लिखना आपके 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। लिखिए आपके 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। पूछा आपसे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है। और दोस्तों इसलिए जाना था, और दोस्तों इसलिए 25 जनवरी को कौन सा दिन आपके, इस दिन जो है हम राष्ट्रीय मतदान दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाते हैं। नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे बनाते हैं। ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो पूछूं आपसे कि राष्ट्रीय नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट होता है, 25 जनवरी को होता है। क्योंकि दोस्तों जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है उसकी जो स्थापना है, सेंट्रल जो आपके CEC सेंट्रल जो इलेक्शन कमीशन है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है। अब कौन सा दिवस है वो लिखा दिया मैंने आपको, लिखिए। पूछे आपसे कि इसमें इसकी संरचना जो है वो कैसी होती है, लिखिए संरचना। लिखना पहले ये सवाल आरपीएससी ने दोस्तों आपके आरएस के एग्जाम के अंदर 2018 के अंदर पूछा आपसे इसकी संरचना के बारे में सवाल। अभी सवाल दिखाऊंगा आपको, देखिए। पूछूं आपसे इसमें मेंबर आपके, लिखिए पहले एक मेंबर था इसके अंदर, पहले एक मेंबर था। और दोस्तों यही आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त था, पहले इसके अंदर एक मेंबर था। यही दोस्तों आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, पहले एक मेंबर था, यही दोस्तों आपके सामने चीफ इलेक्शन कमीशन होगा। लेकिन दोस्तों पूछे आपसे, लेकिन दोस्तों वर्तमान में 1+2 है, क्या है वर्तमान में 1+2 है। 1 पूछूं आपसे ना, 1 आपके मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए आपके मुख्य चुनाव आयुक्त। और तो पूछूं आपसे 2 कौन आपके, 2 है आपके अन्य चुनाव आयुक्त होंगे आपके। ये भी आपको छापना है, ये सब आपके इलेक्शन कमीशन होने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहले 1 था, अब 1+2 है। सवाल दोस्तों पूछा गया कि 1+2 संरचना जो है वो किस समिति की सिफारिश हुई, दिनेश गोस्वामी समिति, लिख लीजिए। पूछूं आपसे 1+2 जो है 1+2 जो है वो समिति कौन सी है, दिनेश गोस्वामी समिति है। ये भी आपको छापना है, दिनेश गोस्वामी समिति एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट समिति आपके सामने दिनेश गोस्वामी समिति, ये नाम भी आपको छापना है। पहले एक मेंबर था, सो वर्तमान में 1+2 है। यही सवाल अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर पूछा गया आपके आरएस एग्जाम के अंदर। पहले 1 मेंबर, वर्तमान में 1+2 है। एक चीफ इलेक्शन कमीशन है, बाकी दोस्तों अन्य जो है उन्हें बोलते हैं इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं आपके। और पूछे आपसे कौन सी कमेटी है आपके, दिनेश गोस्वामी जो कमेटी है उसने सिफारिश की थी। और 1+2 हो गया हमारा जो है बहु सदस्य हो गया है। सवाल दोस्तों पूछे क्या चुनाव आयोग स्थापना के समय बहु सदस्य था, नहीं दोस्तों एक मेंबर का था। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछू आपसे लिखना, पूछे आपसे इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनका अपॉइंटमेंट छाड़ दो, इनका अपॉइंटमेंट लिखिए राष्ट्रपति। पूछो आपसे इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन दोस्तों अभी दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है, अभी दोस्तों हाल ही में यहां दोस्तों एक चेंज हो गया। अब देखो आपको दोस्तों अधिकांश बुक में केवल मिलेगा कि इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करने वाला है। लेकिन दोस्तों लिखना आपके अभी दोस्तों हाल ही में आपके अभी दोस्तों हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय, अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का एक डिसीजन दोस्तों आया है आपके। अभी दोस्तों हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन आया आपके, अभी मार्च 2023 है ना, मार्च 2023 में डिसीजन आया छापना।
और दोस्तों इसमें कहा गया है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक बात है, लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए जो है वो दोस्तों आपके एक समिति होगी जिसमें तीन मेंबर होंगे और दोस्तों उसमें आपके कौन कौन आपके उसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। बाकी दोस्तों आपके उसमें लोकसभा में जो आपके विपक्ष के जो नेता हैं वो इसमें शामिल होंगे, विपक्ष के नेता शामिल होंगे। और दोस्तों इसके अंदर जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। ये सो एकदम नवीनतम सवाल आपके सामने, अधिकांश जगह आपको नहीं मिलेगा ये सवाल, है ना, मैं लिखा रहा हूं, करंट अफेयर्स में पढ़ाया गया सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, सो जो अपॉइंटमेंट करेंगे राष्ट्रपति साहब करेंगे, लेकिन दोस्तों इनको सलाह देने के लिए समिति होने वाली है, 3 मेंबर उसमें होने वाले हैं, पीएम साहब होंगे, लोकसभा विपक्ष के नेता होंगे और दोस्तों आपके भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अभी दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 मेंबर होंगे, कौन कौन, पीएम, विपक्ष के नेता और भारत के चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में लिखिए अगस्त 2023 संसद ने दोस्तों आपके संसद में एक बिल जो है एक बिल प्रस्तुत किया, ठीक है, संसद में दोस्तों एक बिल जो है वो तो आपके प्रस्तुत किया है जिसमें नियुक्ति में सलाह देने के लिए एक समिति जो है इसकी सिफारिश हुई आपके। लेकिन दोस्तों इस समिति में प्रधानमंत्री होंगे, ठीक बात है, यहां पर भी थे, लोकसभा विपक्ष के नेता होंगे, बिल्कुल तो ठीक बात है, आपके विपक्ष के नेता होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इसमें मुख्य न्यायाधीश नहीं है, एक कैबिनेट मंत्री होगा, ठीक है, एक जो है वो कैबिनेट मंत्री होने वाला है, ऐसा इसमें लिख दिया है। खेला हो गया भाई साहब, ऐसा दोस्तों इसमें लिख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री होंगे, ठीक बात है, लोकसभा विपक्ष का नेता होगा और खुद जो है वो मुख्य न्यायाधीश होंगे, खुद दोस्तों मुख्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन भाई साहब खेल हो गया, कौन सा खेल दोस्तों, इन्होंने कहा प्रधानमंत्री होंगे, ठीक बात है, विपक्ष का नेता होगा, ठीक बात है, लेकिन भाई साहब मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे, कैबिनेट दोस्तों मंत्री होंगे। और दोस्तों इसमें कहा 3 मेंबर है, इसमें 3 मेंबर हैं, अगर 2 सहमत हो गए तो नियुक्ति हो जाएगी। एक बात बताओ भाई साहब, कितना दोस्तों झूठ बोल रहे हैं लोग, देखना आपके, इन्होंने कहा कि 3 मेंबर हैं और 3 कुल मेंबर हैं, इसमें आपके 2 जिसके पक्ष में होंगे वो डिसीजन हो जाएगा। आपके प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री दोनों एक ही तो हैं, ये तो है कौन आपके, ये तो है आपके मोदी जी और ये है अमित शाह जी। अब 2 मेंबर तो एक ही पार्टी के हैं भाई साहब, तो क्या हुआ, इस फायदा क्या हुआ, इसका फायदा क्या है ये बताओ मुझे, क्या फायदा है इसका। सो ये होता तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश भी था। यहां दोस्तों 2 लाने में जोर पड़ता सरकार को, सरकार 2 ला ही नहीं पाती, ये तो विपक्ष का नेता है। सो मान लो ये तो हो गया प्रधानमंत्री जी, सो ये हो गए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब दोस्तों आपके कांग्रेस के, और यहां हो गए DY चंद्रचूड़। यहां दोस्तों मुसीबत पड़ती, सोचिए तो साहब, मुसीबत थी ना यहां तो आपके कि यार 2 कैसे लाते हैं, यहां कोई मुसीबत नहीं है, क्या तो सब मुसीबत है आपके, वही तो एक ही तो बात है, पीएम कैबिनेट मंत्री, मतलब तो सब कुछ बराबर कर दिया, कुछ फायदा नहीं हुआ आपके। पर ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। हाँ, जिसको मैच देखना है मैच चुपचाप देख ले ना, चुपचाप देख ले, मैं चुपचाप पढ़ा रहा हूं, तू चुपचाप मैच देख ले, ठीक है, मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। देखिए आगे लिखना, ये तो हो गया इनका अपॉइंटमेंट, जो कि आपको ध्यान रखना है। आप पूछोगे सर जो कार्यकाल जो होगा इनका, लिखिए कार्यकाल जो होगा, लिखिए जो हमारा मुख्य चुनाव जो आयुक्त होंगे आपके, उनका कार्यकाल लिखिए आपके को आपके 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले होगा। मैंने आपको जहर डब्बे में लिखवाया था 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले होगा वो कार्यकाल इनका होने वाला है, ठीक है। लिखिए आगे दोस्तों, लिखिए कार्य, पूछो आपसे कार्य क्या है, लिखना। पहला कार्य इलेक्शन करवाना, किसके करवाएगा, लिखा चुका हूं आपको। सेकंड लिखना आपके
राजनीतिक जो दल हैं इनको मान्यता देना और इनको चुनाव चिन्ह देना ना, इन्हें चुनाव चिन्ह देना। जो आपके पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं इनको मान्यता देना और चुनाव चिन्ह देना, और दोस्तों आपके चुनाव के समय जो आचार संहिता है इसको लागू करना। ठीक है, चुनाव के समय जो आचार संहिता होगी, कोड ऑफ कंडक्ट जो होगा, कोड ऑफ कंडक्ट जो होगा इसको लागू करना जो है ये भी इन्हीं का काम होने वाला। छापना कोड ऑफ कंडक्ट जो आपके आचार संहिता होगी इसको लागू करना जो है ये भी इन्हीं का काम होने वाला है। आपने देखा होगा अभी दोस्तों हमारे यहाँ चुनाव होने वाले दिसंबर के अंदर, दोस्तों अभी दोस्तों अक्टूबर में आपके कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने वाला है। इसके बाद दोस्तों कोई नई भर्ती नहीं आती है, आपके सरकार दोस्तों कुछ भी नया नहीं करती है इसके बाद में। ये उद्देश्य है इसका। ये तीन काम जो है कौन आपके, ये तीन काम, इलेक्शन करवाना, दल को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह देना उसको, और कोड ऑफ कंडक्ट छापना, तीनों काम जो है वो इस इलेक्शन कमीशन के होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप पूछोगे सर वर्तमान में, पूछोगे आप सर जो वर्तमान में भारत के अंदर, वर्तमान में ये भी करंट अफेयर्स है, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय नेशनल राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल है छापना 6। कितना आपसे, वर्तमान में 6, वर्तमान में 6। सो पहले 8 थी, पहले 8 थी है ना, पहले 8 थी, उसमें से 3 जो है उनका दर्जा समाप्त हो गया ना, और दोस्तों एक जो है इसको दर्जा मिल गया है। पहले 8 थी, 3 का दर्जा समाप्त हो गया है, 1 को मिल गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 6 हो चुकी है ना, कुल मिलाकर के 6 हो चुकी हैं। तो वर्तमान में भारत के अंदर कितनी नेशनल पार्टी है, 6 नेशनल पार्टी है। ये आपको ध्यान रखना है, कितनी है, 6 नेशनल पार्टी वर्तमान भारत के अंदर है, ये आपको छापना है। अब कौन सी हटी है, कौन सी जुड़ी है वो बाद में लिखाऊंगा आपको, पहले आप 6 के नाम लिखिएगा। 6 के नाम क्या है, चुनाव चिन्ह क्या है, उनकी स्थापना कब होती है, संस्थापक कौन थे, और दोस्तों आपके इसके अलावा संस्थापक कौन थे आपके, कुछ चीजें मैं आपको लिखाने वाला हूं। देखिएगा, लिखिए 6 के चुनाव चिन्ह देख लीजिए। यह है 6 पार्टी, आम आदमी पार्टी यहां दिख रही है आपको, नेशनल पीपुल्स पार्टी यहां दिख रही है, और दोस्तों आपके कांग्रेस पार्टी दिख रही है आपको, बीजेपी है और बसपा है, और दोस्तों आपके सामने जो आपकी ये जो सीपीआई और मार्क्सवादी है वो आपके सामने 6 पार्टी आपको यहां पर दिखाई दे रही है। लिखिए एक बार, लिखिए, पूछे आपसे पहली पार्टी लिखना, फर्स्ट पार्टी लिखिए आपके कांग्रेस। कौन सी, कांग्रेस। स्थापना कब होती है इसकी, 1885 में, सबसे पुरानी पार्टी यही आपके 1885 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, पूछूं आपसे इसका चुनाव चिन्ह, चुनाव चिन्ह इसका पंजा हो गया, हाथ का जो पंजा है वो इसका चुनाव चिन्ह है। पूछे आपसे संस्थापक कौन आपके, ए ओ हुम जो है वो इसके फाउंडर। ठीक है, ए ओ हुम जो है सो वो इसके फाउंडर थे, वो इसके फाउंडर हैं। अब आपसे पूछे कांग्रेस 85 में इसकी स्थापना होती है, पंजा दोस्तों इसका चुनाव चिन्ह हो गया है, ए ओ हुम जो है वो संस्थापक हो गए इसके। और तो पूछूं आपसे वर्तमान में कौन इसके, वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन छापना, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, मल्लिकार्जुन खड़गे उसको वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं, ये भी आपको छाप लेना है। ठीक है, तो पहली पार्टी लिखिए कांग्रेस। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है, चुनाव चिन्ह क्या है इसका, फाउंडर कौन है इसके, और दोस्तों आपके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, 4-5 चीजें मैंने आपको लिखा दी। ठीक है, लिखिए सेकंड बीजेपी, सेकंड लिखिएगा बीजेपी लिखना, सेकंड लिखिए बीजेपी। पूछो आपसे स्थापना इसकी 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना होती है। पूछो आपसे संस्थापक कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो इसके फाउंडर हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी इसके फाउंडर हो गए। दोस्तों पूछूं आपसे
संस्था स्थापना कब होती है इसके? 6 अप्रैल 80 को इसकी स्थापना होती है। अटल बिहारी वाजपेयी इसके फाउंडर हो आपके। पूछूं आपसे इसका चुनाव चिन्ह हो, चुनाव चिन्ह कमल का फूल जो है, कमल का फूल जो है वो इसका चुनाव चिन्ह हो गया है। और लिखिएगा वर्तमान में जेपी नड्डा साहब जो है वो सो इसके वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। पूछे आपसे वर्तमान अध्यक्ष कौन? आपके जेपी नड्डा साहब जो है सो वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं, ये भी आपको छापना है। लिखिएगा फटाक से। मैथ का स्कोर बताऊं आपको, रुको मैं यहीं बता दूंगा आपको स्कोर, है ना, चिंता मत कीजिए, यहीं आपको लिखा दूंगा, ठीक है। स्कोर बताओ भाई, स्कोर बताओ मैच का। बहत्तर पे 2, 172 पे 2 है, ठीक है। कोहली खेल रहा है अभी, है ना, कोहली मार रहा है। कमल का फूल जेपी नड्डा वर्तमान, ठीक है। लिखिए थर्ड बसपा, लिखिए बीएसपी हाथी मेरे साथी, लिखना बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी। लिखिए स्थापना इसकी 1984 में इसकी स्थापना होती है, लिखना 1984 में इसकी स्थापना होती है। बहुजन, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी। पहले इसका नाम जनता दल था ना, पहले नाम चेंज था इसका, जनता दल था। वर्तमान में इसका नाम बीजेपी है। 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और जो अडवाणी जो थे हमारे, उन्होंने स्थापना की है इसकी। लिखिए बहुजन समाजवादी पार्टी, लिखना लिखिए संस्थापक कौन इसके? काशीराम जो है, काशीराम छापना, ये इसके फाउंडर हो गए, फाउंडर हो गए इसके। पूछूं आपसे वर्तमान में, वर्तमान में कौन इसके? तो वर्तमान नाम मायावती जो है वो वर्तमान में इसकी, ये भी आपको छापना है। हाथी इसका चुनाव चिन्ह है ना, हाथी मेरे साथी जो है वो चुनाव चिन्ह है इसका बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी आपके सामने। 1984 में इसकी स्थापना होती है। काशीराम जी संस्थापक थे इसके। वर्तमान मायावती है, हाथी चुनाव चिन्ह है। फटाफट से आपको नोट करना है, चिंता मत करो, आपको ना स्कोर का अपडेट देता रहूंगा मैं आपको, ठीक है। छापिए फटाक से। कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी तीनों के लिख लीजिए। संस्थापक को पूछ लेगा आपसे एग्जाम वाला ना, ये 6 पार्टियां एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछने वाला है, ठीक है। लिखिए फटाक से। आगे लिखिए 4th नंबर, लिखिए एनएनपी, एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये तो आपने सुना ही होगा, पहले मैंने आपको बहुत बार लिखाया हुआ इसके बारे में। नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। लिखिए, पूछूं आपसे इसकी स्थापना, लिखना 2013 में इसकी स्थापना होती है ना, इसकी स्थापना 13 के अंदर, ठीक है। लिखिए इसके संस्थापक कौन थे आपके? संस्थापक कौन थे आपके? पीएन संगमा साहब जो है संस्थापक थे। राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ा, हार गए थे ना, हार गए थे चुनाव। पीएन संगमा साहब जो है वो इसके फाउंडर, ठीक है। लिखिए राज्य कौन सा? ना मेघालय, राज्य कौन सा? मेघालय। लिखिए वर्तमान कौन आपके? वर्तमान अध्यक्ष कौन आपके? वो है कॉनरेड संगमा, इन्हीं के बेटे। लिखना कॉनरेड संगमा जो है ये मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री भी है ना, मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री वर्तमान में यही है, कॉनरेड संगमा साहब वर्तमान अध्यक्ष हो गए इसके। पूछो इसका चुनाव चिन्ह, लिखिए पुस्तक, बुक जो है वो चुनाव चिन्ह है इसका ना, बुक जो है वो चुनाव चिन्ह है। ये सारी बातें छापनी है। एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी पूछा आपसे, स्थापना कब होती है? संस्थापक कौन है? राज्य कौन सा है? वर्तमान अध्यक्ष कौन रहे? कॉनरेड संगमा है, मेघालय के सीएम है। कहाँ के सीएम है आपके? चुनाव चिन्ह कौन सा है? 5-6 चीजें आपको ध्यान रखनी है। स्कोर बताओ भाई।
नेशनल पीपुल्स पार्टी, लिखिए पांचवा सीपीआईएम, सीपीआईएम लिखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, लिखिए भारतीय मार्क्सवादी पार्टी, और ब्रैकेट लिखना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ब्रैकेट लिखना मार्क्सवादी। सीपीआई का दर्जा समाप्त हो चुका है, सीपीआई समाप्त हो चुका है, सीपीआईएम अभी है। ध्यान रखना, पेपर में कंफ्यूज मत होना, सीपीआईएम है, सीपीआई समाप्त हो चुका है। लिखिएगा सीपीआईएम, तो मार्क्सवादी हैं, हथौड़े की बात हो, हथियारों की बात करेंगे, मार्क्सवादी है ना, हथियारों की बात करने वाले, ठीक है। लिखिए आपके पूछे इसकी स्थापना 1964, लिखिएगा इसकी स्थापना 1964। पूछूं आपसे संस्थापक कौन थे इसके? ज्योति बसु, मुख्यमंत्री रहे पश्चिम बंगाल का ना। और भी बहुत सारे लोग थे, एक नाम लिखा दिया मैंने आपको। लिखिए वर्तमान इसके प्रमुख कौन है? सीताराम येचुरी, सीताराम येचुरी। लिखिए इसका चुनाव चिन्ह, देखिए फोटो मेरे साथ में, मैंने दिखाया था अभी आपको। ये देखिए यहां पर हंसिया, वो फसल काटने वाला हंसिया हो गया, हथौड़ा हो गया और सितारा हो गया ना, तीन चीजें इसमें ना। लिखिए इस प्रकार चुनाव चिन्ह इसका, ठीक है। लिखना हंसिया, हंसिया, हथौड़ा और सितारा, हंसिया, हथौड़ा, सितारा। चुनाव चिन्ह इसका हंसिया, हथौड़ा, सितारा। ये पांचवी पार्टी है। स्थापना कब होती है? संस्थापक में बहुत सारे लोग थे आपके, एक नाम लिख दिया मैंने ज्योति बसु। वर्तमान में कौन है इसके? चुनाव चिन्ह क्या है इसका? हंसिया, हथौड़ा, सितारा है। ये आपको छाप लेना, ये इसका चुनाव चिन्ह है। ये पांच तो पहले भी थी, वर्तमान में भी है ना, ये पांच पहले भी थी, वर्तमान में भी आपके सामने यही है। सर फॉर्चूनर ले ली आपने? ले ली भाई, है ना। चलो एक लास्ट और लिख लो, कौन सी? आम आदमी पार्टी। लिखिए छठा आम आदमी पार्टी, आप लिखिए आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। लिखिए आम आदमी पार्टी, स्थापना 2012, स्थापना 2012 के अंदर। पूछूं आपसे संस्थापक अरविंद केजरीवाल, और भी बहुत सारे लोग थे, कुमार विश्वास थे पर अब नहीं है। अरविंद केजरीवाल। लिखिए चुनाव चिन्ह झाड़ू, चुनाव चिन्ह झाड़ू। लिखिएगा वर्तमान में हेड कौन है आपके? वह अरविंद केजरीवाल जी हैं। लिखिए सरकार, दिल्ली के अंदर सरकार इनकी है और पंजाब में, दिल्ली और पंजाब सरकार। लिखिए अभी हाल ही में 23 में जो है इसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा मिला है, ठीक है। अभी हाल ही मिला है, 23 में जो है इसको राष्ट्रीय राजनीतिक, हाँ दांतली बोल दीजिए, हंसिया बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए ना, दांतली हंसिया एक ही बात है, ठीक है। अभी हाल ही में इसको जो है, देखो मैं छोड़ रहा हूं अपने आप में अचीवमेंट, समझो आप।
पर मुझे पता है कितना महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता बीच में, मैं इसको पूरा ही कराऊंगा ना। अब आप कुछ भी समझ लीजिए, आप गालियां दीजिए मुझे, कुछ भी दीजिए, आपकी मर्जी है, पर मैं पूरा कराऊंगा इसको, ठीक है। ये 6 आपके सामने। बाकी दोस्तों ये सारी चीजें आपको एक साथ लिख के दे रहा हूं, ये बड़ी बात है ना, परीक्षा में पूछेगा सही आपसे, करंट अफेयर्स है। लिखिए कौन से 3 एंड हो गए, लिखना आपसे कौन से 3 जो पार्टी है जिनका दर्जा एंड हो गया, लिखना आपके दर्जा जो है एंड हो गया। पहली पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, ये एंड हो चुकी है। लिखिए सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये एंड हो चुकी है। और लिखना राष्ट्रवादी कांग्रेस, राष्ट्रवादी एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, ये भी एंड हो चुकी है ना, 3 एंड हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, 3 एंड हो चुकी है। इनके आप चुनाव चिन्ह लिख लो, कभी पूछ ले आपसे गलती से, वैसे पूछेगा नहीं, फिर भी संभावना हो सकती है कभी पूछ ले आपसे। तृणमूल कांग्रेस फूल है ना, हाँ फूल पत्तियां, सो चुनाव चिन्ह है इसका ना, फूल पत्तियां चुनाव चिन्ह है, फूल पत्ती वाली क्लास में फूल पत्तियां, ठीक है। 2 फूल चुनाव चिन्ह है इसका ना, 2 फूल, दोस्तों 2 फूल बने हुए इसके अंदर जो है, इस प्रकार आपके चुनाव चिन्ह इसका यही है ना। सीपीआई पूछूं आपसे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मैंने कहा दोस्तों वहां मार्क्सवादी था तो उसमें हथियार थे, लिखना हसिया और बाली, यहां हसिया और बाली, हथौड़ा नहीं है ना, हसिया है बाली है, तो वहां दोस्तों हथौड़ा था आपके, क्योंकि मार्क्सवादी है ना, हथौड़ा था, ठीक है। लिखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इनका टाइम, सो इनका टाइम खराब है ना, घड़ी है इनके ना, घड़ी है, ठीक है, टाइम खराब है इनका, घड़ी है ना। ये 3 चुनाव चिन्ह और लिख लीजिए, हसिया, बाली और फूल और टाइम, घड़ी आपके ना, ये 3 चुनाव चिन्ह और आपके सामने, ठीक है। बस केवल 5 मिनट की बात हो रहा है ना, 3 चुनाव चिन्ह आपके सामने। चलिए लिखिएगा, लिखो नोट, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लिखिएगा सुकुमार सेन। कौन है? सुकुमार सेन। भारत के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है आपके? सुकुमार सेन, ठीक है। लिखिए भारत की पहली महिला, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त छापना, वो है रमा देवी। कौन है? रमा देवी। 1990 में बनी थी, है ना। लिखिए भारत की पहली, पूछो आपसे, भारत की पहली महिला सीईसी कौन है आपके? वो है रमा देवी, 1990 में बनती, ये भी आपको छापना, ठीक है। लिखिए भारत के वर्तमान 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार, 25वें नंबर के, ठीक है। भारत के वर्तमान 25 नंबर कौन है आपके? राजीव कुमार है, 25वें नंबर के, ये भी छापना है। मैंने कहा 1+2 है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। बाकी दोस्तों 2 मेंबर कौन है वो भी लिख लो आपके। देखिए 2 चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? 2 चुनाव आयुक्त, 2 इलेक्शन कमीशन कौन छापना? एक तो है आपके 2 चुनाव आयुक्त पूछ छापना अनूप चंद, और एक है आपके अरुण गोयल। ये 2 नाम भी आपको लिखने हैं, ठीक है। अरुण गोयल, अनूप चंद। एक तो मुख्य हो गया, एक तो चीफ हो गया है राजीव कुमार, 2 अन्य हो गए अनूप चंद, अरुण गोयल। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 2 दोस्तों अन्य क्या हो चुके हैं? अन्य आपके निर्वाचन आयुक्त हो चुके हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर हो चुके हैं, अनूप चंद, अरुण गोयल। एक मुख्य कौन सा है? राजीव कुमार मुख्य है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको लिखाया, सो आपके मैंने आपको जो हमारा जो
इलेक्शन कमीशन है उसके बारे में लिखा दिया है, सेंटर स्टेट राज्य का कौन कौन सा आपके, इसके अलावा सेंटर वाले की स्थापना कब होती है, संरचना क्या है उसकी, उसके अलावा अपॉइंटमेंट, वर्तमान में चेंजेस जो हुए हैं वो सारे अपॉइंटमेंट के अंदर, बाकी कार्यकाल कितना है, कार्य क्या है उसके, बाकी आपके वर्तमान में पार्टी कौन कौन सी है, 6 पार्टी कौन कौन सी है, 6 के बारे में सारी जानकारी लिखाई मैंने आपको। बाकी दोस्तों आपके कौन सी पार्टी हट चुकी है वो लिखा दिया आपको, ये पार्टी हट चुकी है, और भारत में पहले कौन है, पहली महिला कौन है, वर्तमान कौन है, ये सारे पॉइंट लिखा दिए। कल आपकी, आज तो मैं आपको छोड़ रहा हूं ना, आज तो छोड़ रहा हूं, कल आपकी क्लास 2 घंटे की होगी, है ना, कल आपकी क्लास 2 घंटे की होने वाली है, जिसमें मैं सारे आयोग, मतलब कल आयोग एंड कर दूंगा, ठीक है। जल्दी हुए तो अच्छी बात है, देर में हुए तो और अच्छी बात है, कल आयोग एंड कर दूंगा। आप कुछ नहीं बोलोगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे, कल मैं आयोग एंड करूंगा आपका, और आप कुछ नहीं बोलोगे मुझे, चाहे मैं आपको 1 घंटा 45 मिनट पढ़ाऊं, चाहे 50 मिनट बताऊं, बताओ मुझे, कोई रोकेगा तो नहीं ना मेरे को। ये लिखा दिया ना नाम यार मैंने आपको, आप क्यों कमेंट करते हो जब मैंने पहले ही कर दिया सारे काम, क्या है चिंता करते हो ना, आप चिंता मत करा करो, ठीक है। मुझे पता है कि यार ये महत्वपूर्ण है तो इसलिए लिखा देता हूं मैं ना, चिंता ना करें आप, ठीक है। तो कल आपके लिए ये मैं पूरा कराऊंगा, इसको जो आपके कमीशंस हैं सारे कल पूरे हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन थोड़ा बड़ा सा है, बड़ा इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेज हो चुके हैं, और आगे वो छोटे हैं, नीति आयोग वो छोटा सा है, आपके शेड्यूल कास्ट छोटा है, एसटी छोटा है, महिला आयोग छोटा है, बहुत जल्दी हो जाएंगे ना, कल हम पूरा आयोग पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी अब ध्यान रखो, खूब मजे करो, आप जाओ मैच देख लो, छुट्टी कर दी मैंने जल्दी आपकी, है ना, कोई बात नहीं। ममता बनर्जी किस पार्टी की है, उसकी है, तृणमूल कांग्रेस की है ना, चलो मजे करो, आप जाओ, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को, और कल सुबह 6 बजे क्लास जरूर लेना, बहुत महत्वपूर्ण क्लास आने वाली है कल सुबह 6 बजे, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, जिनका स्पोर्ट्स कमजोर है ना उनके लिए स्पोर्ट्स का कल बड़ा धमाका आने वाला, तैयार रहना, कल सुबह 6 बजे, ठीक है। मुलाकात होगी 6 बजे अब आपसे। जय हिंद, थैंक यू।